हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टर्म पे हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने? वाटर साइकिल पढ़ी थी। हमें बड़ा मज़ा आया, हमने पढ़ा वाटर साइकिल के बारे में। हमने ये सीखा किस तरीके से जो वाटर है वो इवेपोरेट होता है। इवेपोरेशन होने के बाद क्या होगा बच्चों, जो प्लांट्स है उसके थ्रू ट्रांसपिरेशन होगा और उसकी वजह से क्या होगा, वाटर वेपर हमारे एनवायरनमेंट में जाने के बाद कंडेंसेशन करेंगी। कंडेंस होने के बाद वो क्लाउड्स फॉर्म करेंगी। क्लाउड्स फॉर्म होने के बाद क्या होगा कि वाटर ड्रॉपलेट्स में वो कन्वर्ट हो जाएगी और वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होने के बाद वो धीरे धीरे कंबाइन करेंगे, रेन की फॉर्म में वो नीचे गिरने लगेंगे। इनकी फॉर्म में जब वो नीचे गिरेंगे तो ये सारा जो वाटर है वो कहाँ चला जाएगा, सरफेस वाटर जैसे कि रिवर्स, लेक्स, सीज, इनमें चला जाएगा। उसके बाद दोबारा से जब इवेपोरेशन होना स्टार्ट होगा विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी। अब मेन जो रोल प्ले कर रहा है इसमें कौन कर रहा है? एबायोटिक कंपोनेंट कर रहा है। कौन? सन। अगर सन नहीं होगा, सोलर एनर्जी नहीं होगी तो क्या होगा, वो जो वाटर है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। और जब वाटर वेपर में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा तो क्या होगा कि क्लाउड्स नहीं बन पाएंगे, ना रेन हो पाएगी। तो जितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन्वायरमेंट में रिलीज होता है उतनी ही ज़्यादा क्या होती है, हमारे इन्वायरमेंट में रेन कॉज होती है। ठीक है, तो आप अभी देखेंगे कि ह्यूमिडिटी का कॉज भी यही है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर इवेपोरेट होने की वजह से जो ह्यूमिडिटी है, बारिश के दिनों में हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो रही है, वो इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि जो वाटर है वो अच्छे से इवेपोरेट नहीं हो पाता है और जो वाटर है वो इन्वायरमेंट में ही रहता है वाटर वेपर की फॉर्म में, तो इसलिए वो ह्यूमिडिटी को इंक्रीज कर देता है। आई बात समझ में? आज हम पढ़ेंगे मेन टॉपिक्स जो हैं हमारे इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ वाटर और दूसरा कि हमें वाटर की कहाँ कहाँ रिक्वायरमेंट है। जैसे अगर अपन बात करें एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, डोमेस्टिक पर्पज़ में, तो हमें रिक्वायरमेंट तो है लेकिन कितना % वाटर रिक्वायरमेंट में यूज़ होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे, इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ वाटर। तो आप हेडिंग डालें इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ वाटर। अब इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ वाटर की हम बात करें तो वाटर के इम्पॉर्टेंट सोर्स क्या हैं बच्चों, आपको पता होगा। ठीक है, तो अगर अपन बात करें सोर्सेज की तो वाटर हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? 3 तरह के सोर्सेज होते हैं वाटर को ऑब्टेन करने के लिए। तो हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला तो आता है क्या हमारा, ग्राउंड वाटर। दूसरा क्या आता है बच्चों हमारा, सेकंड सरफेस वाटर, एंड लास्टली क्या आएगा, रेन वाटर। ठीक है, अब रेन वाटर तो आपको पता है कि क्यों हुआ, वाटर साइकिल की वजह से रेन आई। ठीक है, वाटर साइकिल जो एक पीरियोडिक टाइम के बाद दोबारा से रिपीट हो रही है। साइकिल का मतलब होता ही यही है कि आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम कोई भी चीज़ अगर रिपीट होती है तो उसको क्या बोल देते हैं? ठीक है, साइकिल। ठीक है, तो अगर अपन बात करें ग्राउंड वाटर की तो ग्राउंड वाटर हमें कहाँ कहाँ से ऑब्टेन हो सकता है? तो इसमें आप लिखें, ग्राउंड वाटर के लिए लिखें ओपन वेल। वेल देखें आपने, जिसे हम कुआं बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, वाटर आता है ग्राउंड लेवल से। ग्राउंड लेवल में जितना भी वाटर इकट्ठा होता जाता है वो धीरे धीरे अबव लेवल पर आता जाता है, क्योंकि जो रॉक्स होते हैं उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है तो वो नीचे चले जाते हैं और वाटर जो है वो ऊपर आ जाता है। ठीक है, ट्यूबवेल्स और स्प्रिंग्स। नेक्स्ट अगर अपन बात करें सरफेस वाटर की तो सरफेस वाटर तो बहुत सारे सोर्सेज हैं हमें ऑब्टेन करने के लिए। कौन कौन से हैं? एक तो रिवर्स, लेक्स, ओशियंस, सीज। ठीक है, लेक्स, रिवर्स, ओशन, सीज, स्टोरेज टैंक्स, डैम्स, ये भी सरफेस वाटर में ही आएगा। जितने भी स्टोरेज टैंक्स होते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम वाले डैम्स हैं, ये सब भी सरफेस वाटर में आते हैं क्योंकि हम इनको कोई एक्सटर्नल सोर्स लगा के ऑब्टेन नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट ही हमें मिल रहे हैं। ठीक है, अब रेन वाटर तो ऑब्वियस सी बात है कहाँ से ऑब्टेन होगा, हमें रेन से ही ऑब्टेन होगा। तो यहाँ पर सिर्फ आप मेंशन कर दें रेन वाटर फ्रॉम इन्वायरमेंट। ठीक है, अब मेन जो सोर्सेज हैं वाटर के वो तो सरफेस वाटर है और ग्राउंड वाटर है। रेन वाटर का ऐसा है कि रेन वाटर जब होता है उसका इनफिल्ट्रेशन हो जाता है। इनफिल्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि जो रेन वाटर है वो हमारे इन्वायरमेंट में आता तो है बट डायरेक्ट फॉर्म में नहीं रहता है। वो क्या है, या तो ग्राउंड वाटर में चला जाएगा या सरफेस वाटर में चला जाएगा। तो मेन अगर आपसे पूछा जाए तो 2 कैटेगरीज में ही डिवाइड होगा ये, ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर। अब अगर अपन बात करें ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर की तो हम ये कह सकते हैं कि
देखो, अगर अपन बात करें सरफेस वाटर की, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सरफेस वाटर की। सरफेस वाटर जो होता है बच्चों, सरफेस का मतलब ये है कि जो हमें विजुअली दिखाई दे रहा है और हम इजीली उसको ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे आप वेल की अगर अपन बात करें तो वेल में भी आपको पुली सिस्टम लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, बकेट को अंदर ले जाने के लिए और लाने के लिए भी आपको एक फोर्स लगाना पड़ेगा, या आपको मोटर का यूज़ करना पड़ेगा वेल्स को ढक करने में। ट्यूबवेल में भी यही दिक्कत होती है कि आपको प्रेशर पंप लगाना पड़ता है, तभी जो वाटर है वो अबव लेवल पे आता है, नहीं तो वो ऐसे आपको नज़र नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन जो सरफेस वाटर होता है बच्चों, सरफेस में तो क्या है कि आप नॉर्मली, जैसे अगर अपन बात करें रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स, डैम्स की, तो आप इसको इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं। डायरेक्ट इस वाटर को आप सिटी वाटर सप्लाई में ले जा सकते हैं और उसको क्लीन करके डायरेक्टली टैंक्स में फिल कर सकते हैं। इसको हमारे डोमेस्टिक पर्पस, इंडस्ट्रियल पर्पस या फिर एग्रीकल्चरल पर्पस में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हम अगर अपन बात करें सरफेस वाटर की, तो इट कैन बी यूज्ड डायरेक्टली, ठीक है, यूज डायरेक्टली, नो मोर नीड ऑफ सोर्सेज टू ऑब्टेन इट। आपको कोई ज़्यादा सोर्सेज की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मली आप अगर रिवर है तो जाएं, ठीक है, और नॉर्मली इसको आप ऑब्टेन कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो सरफेस वाटर जो होता है उसको नॉर्मली हम ऑब्टेन कर सकते हैं। अगर अपन नेक्स्ट बात करें ग्राउंड वाटर की, तो ग्राउंड वाटर क्या होता है बच्चों? अब ग्राउंड वाटर में तो क्या होगा कि ग्राउंड में अब आपको या तो पुली सिस्टम लगाना पड़ेगा वेल में, या फिर हैंडपम्प लगाना पड़ेगा, तो उसमें भी आपको एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी उसको स्नैच आउट करने के लिए। आई बात समझ में? तो ग्राउंड वाटर जो होता है इट इज इनफिल्टर्ड बिटवीन द परमिएबल रॉक्स। मैंने आपसे बात कही थी एक्वीफर्स की, परमिएबल रॉक्स के बीच में ये होता है प्रेजेंट। तो इसको एक्सट्रैक्ट आउट करने के लिए, वाटर को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक्सटर्नल सोर्स सप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इट रिक्वायर्स हैंड पंप्स और मोटर्स टू गेट ऑन द सरफेस, ठीक है। सरफेस पे लाने के लिए हमें एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, जबकि वो सरफेस वाटर में हमें किसी भी तरह की एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत नहीं है। अब उस दिन मैंने आपसे बात कही थी एक्वीफर्स के बारे में, ठीक है, तो हम दो टर्म्स यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, एक्वीफर्स और इनफिल्ट्रेशन, ठीक है। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगी एक्वीफर्स के बारे में। The rocks that store and transmit groundwater are known as aquifers. The rocks that store and transmit groundwater are known as aquifers. दूसरी टर्म से आपको याद होनी चाहिए इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? प्रोसेस ऑफ सीपिंग ऑफ वाटर इनटू ग्राउंड। अगर ग्राउंड लेवल पे वाटर चला जाता है तो उसको क्या बोल देते हैं हम? इनफिल्ट्रेशन। आई बात समझ में? ठीक है। अब अगर अपन बात करें सरफेस वाटर की, तो आप यहाँ पर नोट लगा के लिख सकते हैं, लिखिए सरफेस वाटर। सरफेस वाटर इज रिप्रेजेंटेड बाय प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या है बच्चों? मैंने आपको समझाया अभी। जो कंडेंस फॉर्म में वाटर वेपर है वो आपस में क्या करेंगे? इंटरेक्शन होगा उनके बीच में और वो लार्ज साइज के वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म करेंगे, और फिर हमारे अर्थ पे वो किस तरीके से हेल, स्नो, ठीक है, मिस्ट और रेन की फॉर्म में आएंगे। आई बात समझ में? तो प्रेसिपिटेशन एंड lost their discharge to oceans
रिवर्स एंड सीज। ठीक है, तो प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में सरफेस वाटर आएगा और अपना जो डिस्चार्ज होगा, जो भी आपका ऑब्टेन हो रहा है सरफेस वाटर, वो कहाँ चला जाएगा, ओशन में चला जाएगा, सी में चला जाएगा, रिवर्स में चला जाएगा। आई बात समझ में आपको? तो इस तरीके से हमने पढ़ा कि किस तरीके से जो वाटर होता है, सोर्सेज क्या है वाटर के। ठीक है, तो सोर्सेज में आपने 3 तरह के सोर्सेज पढ़े, ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर और रेन वाटर। तो रेन वाटर जो है वो सरफेस वाटर ही एक तरीके से, क्योंकि प्रेसिपिटेटेड फॉर्म में जो वाटर आ रहा है वो ही सीप हो रहा है आगे जाके रिवर्स लेक्स और सीज में। आई बात समझ में? ठीक है, अब अगर अपन बात करें, एक छोटा सा डायग्राम बना के देख लेते हैं तो हमें इतनी ईजिली समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से वेल होते हैं। और वेल जो होते हैं वो क्या अबव लेवल है, ग्राउंड लेवल है। तो एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं अपन। ठीक है, यहाँ पर हमने बनाया है क्या है, कुआं ही है। ठीक है, इस तरीके से होता है। आप कभी कोई विलेज विजिट करेंगे ना तब आपको दिखेगा, शहरों में कहीं भी ये नज़र नहीं आएगा, बट अगर आप विलेज विजिट करेंगे तो आपको इजीली ये नज़र आ जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया आपका वाटर लेवल। ये हो गया आपका वाटर लेवल। नेक्स्ट मैंने आपसे बात कही थी, क्या होता है एक्विफर, ग्राउंड वाटर चालू हो गया ये। ठीक है, और लास्ट क्या होगा बच्चों, इम्परमिएबल रॉक्स या परमिएबल रॉक्स। तो परमिएबल रॉक्स, ठीक है, परमिएबल रॉक्स। और उसके बाद आने वाले इम्परमिएबल रॉक्स। लास्ट जो लेयर आएगी वो इम्परमिएबल रॉक्स की आएगी। आई बात समझ में? ठीक है, अब यहाँ तक वाटर है प्रेजेंट, परमिएबल रॉक्स, एक्विफर्स, उसके बाद वाटर लेवल। और ये क्या है हमारा ग्राउंड लेवल, ग्राउंड वाटर, इसको आप मार्क कर सकते हैं। ये क्या है हमारी वेल। आई बात समझ में? तो इस वाले टॉपिक में हमने ये चीज़ सीखी कि जो सोर्सेज हैं वाटर के वो क्या क्या है, एक तो ग्राउंड वाटर है, एक रेन वाटर है और दूसरा सरफेस वाटर है। आई बात समझ में? नेक्स्ट हम चलते हैं वाटर के यूजेस के बारे में कि कहाँ कहाँ वाटर यूज़ होता है और कितना % वाटर यूज़ होता है। अगर अपन अंदाज़ा भी लगाएं तो हम ये कह सकते हैं, क्या हम ये कह सकते हैं कि 90% वाटर जो है वो एग्रीकल्चर में जा रहा है, या 90% वाटर जो है वो डोमेस्टिक पर्पज़ में जा रहा है, या इंडस्ट्री में जा रहा है। किस तरीके से वाटर जो है वो हमारे डेली रूटीन में काम आ रहा है, और काम भी आ रहा है तो कितना % काम आ रहा है। ठीक है, हम ये कहते हैं कि हम जब हमारी मॉर्निंग स्टार्ट होती है, वाइल ब्रशिंग आवर टीथ वी यूज़ वाटर। ठीक है, बाथिंग, उसके बाद आप कोई भी फूड का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद आप कोई भी काम कर रहे हैं, अपने स्कूल जा रहे हैं तो वाटर बॉटल संग लेकर जाएंगे। ठीक है, तो वाटर हमारे डेली लाइफ रूटीन में कितना ज़्यादा काम आ रहा है। तो वाटर जो है वो अलग अलग सेक्टर्स में कितना % काम आता है। जैसे अगर अपन बात करें हमारे वर्ल्ड में मोस्टली जो वाटर है वो कितना % काम आता है, मतलब जो हायर परसेंटेज है वाटर की वो कहाँ पर रिक्वायर्ड है, हमारे एग्रीकल्चर पर्पस में। जैसे अगर अपन बात करें क्रॉप्स की, वाटर की रिक्वायरमेंट क्रॉप्स में बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती है। जैसे नॉर्मल कुछ ऐसे प्लांट्स या फिर कुछ ऐसे क्रॉप्स होंगे जिनमें वाटर की रिक्वायरमेंट कम होती है, बट कुछ ऐसे प्लांट्स या क्रॉप्स हैं जिनमें मैक्सिमम वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। वाटर नहीं होगा तो वो डेड हो जाएंगे। जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल है उसका पैडी। पैडी मतलब होता है राइस। जैसे राइस जो होते हैं, राइस के आप देखना कभी, जो क्रॉप है वो पूरा वाटर में ही अपने आप को डेवलप करता है। अगर वाटर नहीं होगा तो पूरा जो आपका खेत है, फार्म है, वो ख़राब हो जाएगा, पूरी जो क्रॉप है वो ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो वाटर की रिक्वायरमेंट हमारे वर्ल्ड में मैक्सिमम जो कंजम्पशन है वो कहाँ पे हो रहा है, हमारा एग्रीकल्चर पर्पज़ में। उसके बाद आता है इंडस्ट्रियल एरिया और नेक्स्ट आता है हमारा डोमेस्टिक पर्पज़ में। डोमेस्टिक पर्पज़ में हमें वाटर की रिक्वायरमेंट तो है, हमें लगता है कि हम डोमेस्टिक पर्पज़ में ही ज़्यादा रिक्वायर्ड है वाटर की, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत ज़्यादा क्विंटल्स वाटर जो होता है वो रिक्वायर्ड होता है हमारे एग्रीकल्चर पर्पज़ में, क्योंकि जो बड़े बड़े फार्म्स होते हैं उनमें क्या होता है, जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल हस्बेंड्री होती है, उनमें भी रिक्वायर्ड होता है। और उनके जो क्रॉप्स हैं उनको वाटर बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। अगर वाटर नहीं होगा तो वो जो क्रॉप्स होंगे वो क्या होंगे, डैमेज हो जाएंगे, क्योंकि जो सन की रेज है वो क्या करेगी, उस वाटर को पूरा एब्जॉर्ब करके क्या करेगी, इवेपोरेट कर देगी, और इवेपोरेट करते ही वो क्लाउड्स फॉर्म कर लेंगे। आई बात समझ में? तो वहाँ पर हमें डेली जो है सप्लाई करना पड़ेगा वाटर का, और उस पर्पज़ को क्या कहा जाता है, इरिगेशन कहा जाता है। आपने पढ़ा होगा बचपन में भी कि अगर हम क्रॉप्स को पानी देते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, इरिगेशन। ठीक है, तो सबसे पहले आप हेडिंग डालें, वाटर नीडेड बाय अस
तो सबसे पहले आप अगर अपन बात करें एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री और नेक्स्ट डोमेस्टिक पर्पस। अब कितना % वाटर रिक्वायर्ड होगा हमें नहीं पता, तो हम ये चीज़ सीख लेते हैं। अब ये जो बात कर रही हूँ मैं इन वर्ल्ड, ये वर्ल्ड की बात कर रही हूँ मैं। इन वर्ल्ड द वाटर नीडेड फॉर एग्रीकल्चर, फॉर डोमेस्टिक यूज़ एंड फॉर इंडस्ट्रीज़। तो अगर अपन बात करें वाटर जो एग्रीकल्चर के लिए ज़रूरत है वाटर की, वो कितना होता है बच्चों? 70% वाटर इज़ नीडेड फॉर एग्रीकल्चर and 25% water is needed for industrial development and 5% water is needed for the domestic purposes। लेकिन अगर अपन बात करें इंडिया की, इन इंडिया की अगर अपन बात करें तो एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, अब आप ये देख सकते हैं कि जो इंडिया है, इंडिया में सब तरह के सॉइल अवेलेबल हैं, ठीक है। एलुवियल सॉइल और ब्लैक सॉइल, सैंडी सॉइल, लैंटराइट सॉइल, सब तरह के सॉइल हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है। तो सॉइल प्रेजेंट होने की वजह से मैक्सिमम इरिगेशन प्रोसेसेस जो होते हैं वो भी इंडिया में ही होते हैं। इवन इंडिया में ऐसे क्रॉप्स जो हैं उनकी डेवलपमेंट किया जाता है जो कि बाहर भी सप्लाई होते हैं। तो एग्रीकल्चर का जो मेन रोल है वो इंडिया में है। तो यहाँ पर 90% वाटर जो है बेटा वो किस में होता है? एग्रीकल्चरल पर्पसेस में। नेक्स्ट 7% वाटर इंडस्ट्री में, और सिर्फ 3% वाटर किस में यूज़ होता है? डोमेस्टिक पर्पस में, ठीक है। अब इसको हम एक तरीके से याद रखने के लिए हम बार ग्राफ की फॉर्म में इसको याद रखेंगे, क्योंकि ऐसे ही हमें याद नहीं रहेगा, हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि वर्ल्ड में कितना रिक्वायर्ड है और इंडिया में कितना रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो हम देखेंगे, तो हम बार ग्राफ बनाएंगे। ये तो बनेगा इन वर्ल्ड का, और ये बनेगा इन इंडिया, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि वर्ल्ड में अगर अपन बात करें तो एग्रीकल्चर को इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, 70% ही है, ठीक है। तो हम 70% क्या बनाएंगे? 70% क्या है बच्चों? एग्रीकल्चर, ठीक है। इंडस्ट्री में कितना है? इंडस्ट्री में कितना है? 25%। तो 25% इंडस्ट्री, और लास्ट बचा क्या? 5% डोमेस्टिक पर्पस। ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें इंडिया की, तो 90% पोर्शन कहाँ जा रहा है वाटर का? इंडस्ट्रियल पर्पस में या एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर पर्पस में, क्योंकि मैक्सिमम इरिगेशन के लिए हमें, मतलब इंडिया में मैंने आपको बताया सब तरह की सॉइल अवेलेबल है, और ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ एवरी काइंड ऑफ सॉइल इंडिया में इरिगेशन पर्पस बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। तो 90% पोर्शन जो है वो आपका कहाँ जा रहा है बच्चों? 90% एग्रीकल्चर, कुछ परसेंट 7% इंडस्ट्री, 7% इंडस्ट्री, एंड 3% कहाँ जाएगा आपका? डोमेस्टिक पर्पस में, बाथिंग, क्लीनिंग, ठीक है, इनमें चला जाएगा। तो आप इस बार ग्राफ के थ्रू ये देख सकते हैं कि वर्ल्ड में और इंडिया में दोनों में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। 70% और 90% मीन्स 20% का डिफरेंस आ रहा है। तो इंडिया में आप ये देखें कि जो वाटर है वो मैक्सिमम किसके लिए यूज़ आ रहा है बच्चों? एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। तो मैक्सिमम जो क्रॉप प्रोडक्शन होता है वो किस में होता है? कौन से स्टेट में है? मेनली इंडिया में होता है, क्योंकि मैंने आपको इसका रीज़न दिया, यहाँ पर जो इन्वायरमेंट है, वेदर है, क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं और सॉइल है, सारी अवेलेबिलिटी है, और सारी अवेलेबिलिटी होने की वजह से ही हर तरह के क्रॉप को हम इजीली ग्रो कर सकते हैं। तो इन दोनों ग्राफ्स के थ्रू हमने ये चीज़ समझी कि जो वाटर है
वो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर में भी हमें वाटर कितना ज़्यादा ज़रूरी है। वर्ल्ड में हमें 70% ही ज़रूरी है, लेकिन अगर अपन इंडिया की बात करें तो कितना 90% ज़रूरी है। तो आप इन दोनों ग्राफ्स को बहुत अच्छे से याद करें, क्योंकि आपको ये ग्राफ से भी क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेशनल साइंस ओलंपियाड में होने वाला जो एग्ज़ाम होता है वो उसमें वाटर से जो रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे वो आपके सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर से भी आ सकते हैं। ठीक है, मेनली वाटर साइकिल जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि वाटर साइकिल से लगभग हर साल एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो इन ग्राफ्स को भी आप याद रखें और ये परसेंटेज को अच्छे से याद कर लें कि इंडिया में 90% एग्रीकल्चर में वाटर कंज्यूम्ड होता है, बट अगर अपन बात करें वर्ल्ड की तो सिर्फ 70% वाटर ही रिक्वायर्ड है। तो आप जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो ध्यान से देख लें कि वो वर्ल्ड के लिए पूछ रहा है या फिर इंडिया के लिए पूछ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज और वाटर जो है वो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट वगैरह के बारे में। ठीक है, थैंक यू।